हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का सीरीज चल रहा है, ये इसमें हमारा ये फिफ्थ लेक्चर है, जिसमें हम कभी कवर कर रहे हैं भारतीय साहित्य इंडियन लिटरेचर को। इंडियन लिटरेचर में इससे पहले हमने संस्कृत साहित्य को कवर किया, उसके बाद पाली और प्राकृत लिटरेचर को हमने कवर किया, और आज हम बात करने वाले एंशियंट टाइम में द्रविडियन लिटरेचर के बारे में या द्रविड़ साहित्य के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेडाइवल लिटरेचर और मॉडर्न लिटरेचर को फिनिश करेंगे, और हमारा जो भारतीय साहित्य वाला टॉपिक रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियोस को पार्ट्स में लाना इसलिए जरूरी है कि एकदम से एक वीडियो को ज्यादा लेंथी रखना ठीक नहीं होता, आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो 20-20, 25-25 मिनट की सीरीज को ये बनाया गया है ताकि आप लोग बड़ी आसानी से इसको कवर कर सके और आप बोर भी ना हो। चलिए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा लेक्चर बेस्ड रहेगा द्रविड़ साहित्य पर, बेसिकली साउथ इंडिया का जो साहित्य है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो द्रविडियन लिटरेचर है दोस्तों, इसको हमने चार कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया है, विभाजित किया है, विच इज तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़। यानी पूरे द्रविड़ साहित्य को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। तमिल साहित्य में, मलयालम साहित्य में, तेलुगु साहित्य में और कन्नड़। अब सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं तमिल लिटरेचर की या तमिल साहित्य की। दोस्तों, तमिल लिटरेचर को हम संगम लिटरेचर के नाम से जानते हैं या संगम साहित्य कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों, 300 बीसी से लेके 300 एडी यानी 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसवी तक माना जाता है। इसको संगम साहित्य क्यों कहते हैं कि बेसिकली इसमें तीन संगम हुए हैं, और उन्हीं तीन संगमों में सारे जो पोएट्री हैं, जो टेक्स्ट हैं, उनको जो है निर्मित किया गया, उनकी रचनाएं की गई हैं। तो इस प्रकार से हम तमिल साहित्य को संगम लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं। इसमें टोटल 473 पोइट्स आते हैं, जो 2381 कविता यानी 2381 कविताएं पोएट्री को जो है कलेक्ट करते हैं। पूरे तमिल साहित्य को हम दो शैलियों में डिवाइड करते हैं, टू स्कूल्स में इसको हम पार्टिसिपेट करते हैं। पहला कहलाता है अहम या अगम, सेकंड कहलाता है पुरम। देखिए, जब हम तमिल साहित्य को इन दो शैलियों में डिवाइड करते हैं, तो जो अहम है या अगम है, इसमें आपको देखने को मिलेगा इनर फील्ड के बारे में, भीतरी क्षेत्र, यानी किसी व्यक्ति के भीतरी जो भावनाएं होती हैं उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, जो चर्चा मिलती है, वो हमें अहम में देखने को मिलती है। बेसिकली ये बात करता है लव की और सेक्सुअल रिलेशन की, यानी प्रेम और यौन संबंध के बारे में चर्चा करता है तमिल साहित्य का अहम शैली, अहम स्कूल्स। लेकिन जो पुरम है वो आउटर फील्ड की बात करता है, यानी बाह्य क्षेत्र की। बेसिकली एक ह्यूमन की नैतिकता, वीरता, इन सब की ये बात करता है। तो तमिल साहित्य को हम इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तमिल लिटरेचर को समझने के लिए जो तीन संगम हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने किस हिसाब से विभाजित किया है, तो पहले हम देखेंगे संगम किस किंगडम में हुआ, कहाँ पर हुआ, चेयरमैनशिप किसने की, और वहां पर कोई टेक्स्ट लिखा गया है तो वो। जैसे फर्स्ट संगम, प्रथम संगम जो होता है वो पांड्य राज्य में होता है, पांड्य किंगडम के टाइम पर होता है। स्थान है मदुरई, मदुरई में होता है। और इसकी अध्यक्षता चेयरमैनशिप करते हैं अगस्त्य और शिव। तो दो नाम आते हैं, अगस्त्य ऋषि और शिव। इसमें कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा गया, देयर इज नो टेक्स्ट, है ना। तो प्रथम संगम में किसी भी प्रकार का कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। अब जो सेकंड संगम होता है, द्वितीय संगम होता है, ये भी पांड्य किंगडम के टाइम पर ही होता है। और ये स्थान यहाँ पर चेंज होगा, कपाटपुरम में होता है। जबकि पहला कहाँ हुआ था, मदुरई में। तो पहला और तीसरा मदुरई में होता है और दूसरा होता है कपाटपुरम में। कपाटपुरम में जब ये संगम हुआ तो इसका इनिशियली फेज में तो चेयरमैनशिप अगस्त ऋषि ने की, लेकिन बाद में देन दिस हिज डिसाइपल्स तोलकाप्पियर, बाद में उनके जो शिष्य थे जिनका नाम था तोलकाप्पियर, वो इसकी चेयरमैनशिप करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। तो सेकंड संगम में ये आपको चेयरमैन वाले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इनिशियली फेज में तो अगस्त्य थे, बाद में तोलकाप्पियर इसकी चेयरमैनशिप करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रंथ। यहाँ पर रचना की गई तोलकाप्पियम नामक टेक्स्ट की, है ना। और इस तोलकाप्पियम के रचयिता कौन माने जाते हैं, तोलकाप्पियर, विच इज तमिल ग्रामर टेक्स्ट। यह तमिल व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तोलकाप्पियम क्या है, तमिल व्याकरण ग्रंथ है। जैसे अगर आप देखेंगे जिसमें व्याकरण सारे संबंधी जो है नियम दिए हैं, तो ये बेसिकली आपको याद रखना है यहाँ पर। थर्ड संगमा जो हुआ है वो पांड्य शासनकाल में ही हुआ है, ये भी मदुरई में हुआ। लेकिन यहाँ की जो अध्यक्षता है वो किसने की है, नक्कीरर ने किया है, ठीक है ना। तो चेयरमैनशिप किसने की है, नक्कीरर। यहाँ पर दो टेक्स्ट आपको याद रखने लिखेंगे, मणिमेखलय और शिल्पाधिकारम। मणिमेखलय का जो राइटर है वो शीतलई सत्यनार है, और शिल्पाधिकारकम का जो राइटर है वो इंगालो आदिकल है। तो ये तीन संगम हुए दोस्तों। इन तीन संगम से
प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप याद रखेंगे। फर्स्ट सेशन, अच्छा तीनों सेशन पांड्य किंगडम के समय पर ही हुए हैं, चाहे प्रथम संगम हो, द्वितीय संगम हो या तृतीय। लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड संगम है ये मदुरई में हुआ है, और सेकंड जो संगम है वो कपाटपुरम में हुआ है। जिसमें से पहले संगम में किसी भी प्रकार का कोई टेक्स्ट नहीं लिखा गया, दूसरे में तोलकाप्यम, और तीसरे में मणि मेखला और शिल्पाधिकारकम। पहले की अध्यक्षता अगस्त, दूसरे की प्रारंभ में अगस्त ने, बाद में तोलकाप्यन ने, और लास्ट में थर्ड जो संगम होता है उसकी नक्कीरन ने जो है अध्यक्षता की है। तो ये तीन संगम है हमारे तमिल साहित्य के। अब तमिल साहित्य के कुछ अन्य रचनाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे शिल्पाधिकारम, जो अभी देखा था हमने थर्ड संगम में, इंगालो आदिकल ने जो इसको राइट किया है, लिखा है। इट इज द फर्स्ट एपिक ऑफ तमिल लिटरेचर, तमिल साहित्य का यह पहला महाकाव्य माना जाता है शिल्पाधिकारम। तो शिल्पाधिकारम क्या है? इट इज द फर्स्ट एपिक ऑफ तमिल लिटरेचर। दूसरा इसका लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नुपुर, नुपुर मतलब पायल। तो पायल की कहानी आपको देखने को मिलेगी इसमें। टेल ऑफ एन एंकलेट, ये कहानी आपको देखने को मिलती है। बेसिकली ये पूरा जो शिल्पाधिकारकम टेक्स्ट है, ये नुपुर की कहानी यानी पायल की कहानी पर है। बेसिकली इसके जो नायक नायिका हैं वो कोवलन, कन्नगी और माधवी की कहानी आपको देखने को मिलती है। और इसमें पत्नी पूजा की भी आपको जानकारी मिलती है ना। अगला है मणिमेखलाई, जो शीतल सत्यनारायण ने लिखा था। मणिमेखलाई और राजा उदयन की प्रेम कहानी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियन ने लिखी है द्वितीय संगम में। नेक्स्ट है तिरुकुरल या कुरल, ये तिरुवल्लुवर ने लिखी है। तमिल साहित्य की बाइबल कहते हैं तिरुकुरल को। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कि तिरुकुरल को तमिल साहित्य की बाइबल कहा जाता है। तमिल साहित्य को पंचम वेद भी तिरुकुरल को ही कहा जाता है। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है इत्तोतोगई। इत्तोतोगई को अष्ट संग्रह कहा जाता है, यानी 8 लोगों ने इसका कलेक्शन किया था, दैट्स वाई इसको अष्ट संग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है पत्तू पात्तू। पत्तू पात्तू को 10 गीत भी कहा जाता है, इसको 10 लोगों ने कलेक्ट किया था, द्वितीय संगम में इसकी रचना हुई थी। ये कहा है 10 कविताओं का संग्रह है, यानी कलेक्शन ऑफ 10 पोइट्री। तो ये तमिल साहित्य के अदर टेक्स्ट हुए। एक दो टेक्स्ट और हैं, जैसे अगातियम या अकाट्यम, अगस्त ऋषि ने लिखा है। और पुरननुरु, ये सत्य अवैयर ने लिखी है, जो कि एक फीमेल या वुमन पोइट मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा तमिल लिटरेचर फिनिश होता है। तो तमिल लिटरेचर में ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, संगम तीनों और ये टेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जो हमारा मलयालम साहित्य है, मलयालम लिटरेचर है, उसके बारे में। देखिए मलयालम साहित्य 11वीं सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा। और जो एजुथचन होते हैं, इनको फादर ऑफ मलयालम कहा जाता है। मलयालम साहित्य के पिता कौन है? एजुथचन, ये याद रखेंगे आप। दो मलयालम साहित्य हैं, आप याद रखेंगे, कोका संडिसन और भास कौटिल्य। जो भास कौटिल्य है ये अर्थशास्त्र पर कमेंट्री है, यानी जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी उस पर कमेंट्री की गई है भास कौटिल्य में, जो कि एक मलयालम रचना है। और एक रचना है कोका संडिसन। इसके अलावा छिरामन ने लिखी है रामचरितम 13वीं सेंचुरी में। ठीक, तो मलयालम साहित्य में आपको केवल इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं तेलुगु लिटरेचर पे। तेलुगु लिटरेचर के फर्स्ट जो पोइट माने जाते हैं वो नन्नय माना जाता है, नन्नया। तेलुगु लिटरेचर का जो स्वर्ण युग है वो विजयनगर काल को माना जाता है। मतलब विजयनगर काल में तेलुगु जो लिटरेचर है वो अपने गोल्डन पीरियड का माना जाता है, नहीं स्वर्ण युग कहा जाता है, कि विजयनगर काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग। अब इसमें नचना सोमनाथ जो एक राइटर हैं, इनका टेक्स्ट है उत्तर हरिवंशम। ये बुक्का फर्स्ट के दरबारी कवि थे, कोर्ट पोइट ऑफ किंग बुक्का फर्स्ट। तो इन्होंने लिखा है उत्तर हरिवंशम। तो उत्तर हरिवंशम किसकी रचना है? नचना सोमनाथ की, विच इज तेलुगु टेक्स्ट। नेक्स्ट खुद एक जो विजयनगर एम्परर का जो राजा हुआ है कृष्णदेवराय किंग, जिनका टाइम पीरियड है 1509 से 29, इन्होंने भी एक टेक्स्ट लिखा है आमुक्त माल्यद, विच इज फेमस टेक्स्ट। ये पूछा जाता है, तो आमुक्त माल्यद किसकी रचना है? कृष्णदेवराय की। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवि रहते थे, जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो अष्ट दिग्गजों की कुछ रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी। ये अष्ट दिग्गज में कुछ लोग जो इंपॉर्टेंट है वो हमने देखे हैं, जैसे अल्लाह सानी पेददाना, इन्होंने लिखी है मनुचरितम। अल्लाह सानी पेद्दाना ने लिखा है मनुचरितम। और इनको आंध्र कविता के पितामह कहा जाता है। आंध्र कविता पितामह वॉज अल्लाह सानी पेद्दाना, हु इज अष्टादिग्गजा, सिचुएटेड इन कृष्णदेवराय कोट। नेक्स्ट है नदी तिमन्ना। नदी तिमन्ना अगला राइटर है जिसने परिजात अपहरम लिखा है। क्या लिखा है? परिजात अपहरम। नेक्स्ट है तेनाली रामकृष्ण, ये बहुत फेमस हैं, इनको तो हम लोगों ने भी इनका नाम सुना है, तेनाली रामकृष्ण। इन्होंने लिखा है पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य, तो पांडुरंग महात्म्य किसकी रचना है? तेनाली रामकृष्ण। और तेनाली रामकृष्ण किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण देवराय के। नेक्स्ट है मध्यागिरी मल्लाना। मध्यागिरी मल्लाना ने लिखा है राजशेखर चरितम।
और अयाल राजू रामभद्र ने लिखा है रामाभ्युदयम। ये दो रचनाएं आपको और याद रखनी है। ये तेलुगु साहित्य में जो अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में, उनकी ये जो आपको रचनाएं देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्नड़ साहित्य की। देखिए, कन्नड़ जो लिटरेचर है, इसमें आप देखोगे फादर ऑफ कन्नड़ कहा जाता है पंपा को, लेकिन हम पंपा तक पहुंचने से पहले कुछ और लिटरेचर देखते हैं कन्नड़ साहित्य के। जैसे माधव, माधव ने लिखा है धर्मनाथ पुराण। क्या लिखा है? धर्मनाथ पुराण। और ये जो धर्मनाथ पुराण है, ये बेस्ड है लाइफ ऑफ 15th जैन तीर्थंकर। जो 15वें जैन तीर्थंकर थे, उनके जीवन पर ये आधारित है धर्मनाथ पुराण। अगला है उरित्ता विलास। उरित्ता विलास ने लिखी है धर्म परीक्षा। तो धर्म परीक्षा का राइटर कौन है? उरित्ता विलास। और धर्म परीक्षा कन्नड़ साहित्य का एक टेक्स्ट है। अगला है नृपतुंग अमोघ वर्ष फर्स्ट, जो एक राष्ट्रकूट किंग था, राष्ट्रकूट राजा था। इसने लिखा है कविराज मार्ग। कविराज मार्ग वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड टेक्स्ट इन कन्नड़। कन्नड़ का पहला अभिलिखित या रिकॉर्डेड, जिसको हम बोलते हैं अभिलेखीय ग्रंथ माना जाता है कविराज मार्ग, जो कि नृपतुंग अमोघ वर्ष ने लिखा है। अब एक रत्नत्रय का कॉन्सेप्ट आता है। रत्नत्रय मतलब तीन जिन महान कवि आते हैं, इसमें थ्री जेम्स पोएट आते हैं। ये थ्री जेम्स पोएट या रत्नत्रय जिनको नाम से जाना जाता है, कौन कौन है? ये हैं पंपा, पोन्ना और रन्ना। पंपा ने लिखा है आदि पुराण और विक्रमार्जुन, और पंपा को कन्नड़ साहित्य का पिता कहा जाता है। पोन्ना ने लिखा है शांति पुराण, और रन्ना ने लिखा है अजीतनाथ पुराण या अजीता पुराण। ये ध्यान रखेंगे। तो पंपा की राइटिंग है आदि पुराण और विक्रमार्जुन, और रन्ना की है अजीतनाथ पुराण, और शांति पुराण लिखा है पोन्ना ने। इसके अलावा केस राजा ने लिखा है शब्द मणि दर्पण। क्या लिखा है? शब्द मणि दर्पण, ये केस राजा ने लिखा है। मल्लिकार्जुन ने लिखा है सूक्ति सुधारणव। सूक्ति सुधारणव किसकी रचना है? मल्लिकार्जुन की। नरहरि ने लिखा है तारेब रामायण। ये तारवे रामायण जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण से प्रेरित माना जाता है। तारवे रामायण नरहरि की रचना है, विच इज कन्नड़ लिटरेचर। लक्ष्मी सगला, इन्होंने लिखा है जैमिनी भारत। ये मोस्ट फेमस, सबसे प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसको कामत करिकुटवन चैत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रसिद्धि की वजह से जैमिनी भारत को क्या कहा जाता है? कामत करिकुटावन चैत्र, मतलब कर्नाटक के आम के बगीचों का बसंत, ऐसा कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, देख लेना आप लोग। नेक्स्ट है सर्वज्ञ, या इसको सर्वजना भी बोलते हैं। इसने त्रिपदी लिखी है। त्रिपदी मतलब थ्री लाइन पोएम, तीन पंक्ति की कविता। इसको लोगों का कवि भी कहा जाता है। सर्वज्ञ को लोगों का कवि, पीपल्स पोएट कहा जाता है। अगली है होन्नमा। होन्नमा इसलिए याद रखना है, इसकी एक तो रचना याद रखेंगे हरिवदय धर्म। हरिवदया धर्म, जिसमें क्या बताया गया? ड्यूटी ऑफ डिवोट वाइफ, यानी समर्पित पत्नी के कर्तव्यों को बताया गया हरिवदय धर्म में। और ये फर्स्ट वुमेन पोइट मानी जाती है कन्नड़ा की। तो कन्नड़ की पहली महिला कवियत्री होन्नम्मा। नेक्स्ट है हरीश्वर, इसने हरिश्चंद्र काव्य और सोमनाथ चरित लिखा है। बंधु वर्मा ने हरिवंशाभ्युदय और जीव संबोधन लिखा है। रुद्र भट्ट ने जगन्नाथ विजय लिखा है। अंधया, अंधया ने लिखा है मदन विजय या कब्बिगर कव। क्या लिखा है? मदन विजय और कब्बिगर कव। कब्बिगर कव क्या है? इट इज अ फर्स्ट, पहला शुद्ध कन्नड़ ग्रंथ जिसमें किसी भी प्रकार का एक भी वर्ड संस्कृत का यूज नहीं हुआ। इट वॉज अ फर्स्ट प्योर कन्नड़ा टेक्स्ट विच डिड नॉट हैव एनी संस्कृत वर्ड। तो ये अंधया की रचना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, जो हमारा कन्नड़ लिटरेचर है, ये भी फिनिश हुआ। तमिल, तेलुगु, मलयालम, इस प्रकार से जो हमारा द्रविड़ लिटरेचर था, ये कंप्लीट हुआ। दक्षिण भारत में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको सारे ग्रंथ हमने अपने इस लेक्चर सीरीज में कवर करने का प्रयास किया है। अब दोस्तों, ओनली हमारा अब रह जाता है मिडाइवल लिटरेचर एंड मॉडर्न। ये बहुत छोटे छोटे लिटरेचर हैं इनमें। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें हमारा जो लिटरेचर वाला पॉइंट था, ये कवर होने वाला है। आपको मैं एक बार और बता दूं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो हम एनटीपीसी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे स्टार्टिंग में मैंने आपको जो सारी चीजें पढ़ाई, चाहे जैन लिटरेचर हो, बुद्धा लिटरेचर हो, वेद पुराण, इन सब की बात हो, ये सारी चीजें जो हमने कवर करी हैं, ये सिलेबस को ध्यान में रख के ही कवर किया है। सिलेबस में आप देखेंगे तो मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे। जस्ट सेकंड, एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिए आप। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये सिलेबस था जो हमारा, ये, तो इसमें हम इंडियन लिटरेचर की बात कर रहे हैं बस। तो इंडियन लिटरेचर का अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर एक और आने वाला है, उसमें हम इस लिटरेचर को पूरी तरह से फिनिश कर चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, ताकि वो भी इससे अपना लाभ ले सकें। साथ में जो हमारा पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी गई। तो वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।